हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। बिहार स्पेशल बिहार ज्योग्राफी में आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की जलवायु के बारे में, क्लाइमेट ऑफ बिहार। अब क्लाइमेट ऑफ बिहार, इससे पहले हमने मृदा के बारे में पढ़ा, मिट्टी के बारे में पढ़ा, उससे पहले हमने नदियों को पढ़ लिया, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? तो याद होगा आपको कि हमने बिहार के मैदानों के बारे में पढ़ा था, पठारी क्षेत्रों के बारे में पढ़ा, धरातलीय संरचनाओं के बारे में पढ़ा। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अवेलेबल है, टॉपिक वाइज वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर विजिट कीजिए और उसको देखिए। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लाइमेट्स ऑफ बिहार। इसलिए मैंने कहा कि क्लाइमेट्स ऑफ बिहार पढ़ने से पहले अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको क्लाइमेट को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। रीजन क्या है कि क्लाइमेट्स को इफेक्ट करने वाले कई सारे कारक ऐसे हैं जो मैंने बता दिए हैं पहले। तो चलिए, फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं बिहार की जलवायु के बारे में। अब सबसे पहले तो जलवायु शब्द को समझिए। देखिए, किसी भी क्षेत्र की जलवायु जब हम बात करते हैं, उसको डिफाइन करने का अलग तरीका। जलवायु का मतलब ये नहीं होता कि वहां पर ठंडा कितना है, गर्मी कितना है। जलवायु का मतलब होता है कि जब लॉन्ग टर्म में, क्या कह रहा हूं मैं, जब लंबे अवधि को एनालिसिस करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां के जलवायु का अध्ययन कर पाते हैं। जलवायु जो होता है किसी भी विशेष स्थान की मौसम, याद रखिएगा मौसम, है ना। तो यहां पे मौसम क्या है? वेदर। वेदर जब हम कहते हैं तो वेदर शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है। और जलवायु जब हम कहते हैं तो जलवायु लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म। वेदर मतलब मौसम, जब हम पता करते हैं किसी क्षेत्र का मौसम कैसा है, तो वो एक छोटे से समय की अवधि का गणना होता है, जिसको हम लोग मौसम कह देते हैं। लेकिन जब हम मौसम किसी भी क्षेत्र का, किसी भी क्षेत्र की जलवायु अगर हमें जाननी होती है, उस विशेष स्थान या उस विशेष क्षेत्र का जो मौसम है उससे संबंधित सभी जानकारी, सभी स्थिति, सभी दशाओं को जब हम लंबे समय मतलब दीर्घकालीन एवरेज को जब हम कैलकुलेट करते हैं, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? जलवायु कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहा हमने? किसी भी क्षेत्र के विषय या फिर किसी भी स्थान विशेष का जब वेदर, जो मौसम होता है, उससे संबंधित उसकी दशा, उसकी स्थिति, उसकी परिस्थिति का दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म का एवरेज जब हम निकालते हैं, तो उसी को हम लोग उस क्षेत्र की क्या कह देते हैं? जलवायु कह देते हैं। ठीक है, तो जलवायु क्या है? दीर्घकालीन औसत है। लेकिन जब हम मौसम की बात करते हैं तो मौसम क्या है? शॉर्ट टर्म एनालिसिस है। ये बहुत कम समय का अवलोकन होता है, बहुत कम समय के लिए इसे जांचा जाता है, परखा जाता है। कहता है किसी क्षेत्र की जलवायु कैसी है, किसी क्षेत्र की जलवायु कैसी है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो किसी क्षेत्र की जलवायु जो है, उस क्षेत्र की ऊंचाई, हाइट, एल्टीट्यूड जिसको कहते हैं। दूसरा, धरातलीय संरचना। याद होगा हमने बताया है, जब मैंने बिहार के मैप के बारे में आपको समझाया था, तो मैंने बताया था किस क्षेत्र में, जैसे कि यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, रोहतास कैमूर वाला पठार, यहाँ पे शिवालिक, यहाँ पे आपका गंगा का मैदान है ना, यहाँ पे गंगा का मैदान, ये भी कुछ पार्ट गंगा के मैदान से आता है। तो जब हमने बताया था तो यहाँ पर अलग अलग हाइट की पठार और पहाड़े हैं, वो भी हमने बताया था। तो यही होता है ऊंचाई। अब ऊंचाई में कुछ और जलवायु, निचले क्षेत्र में, मैदान में कुछ और जलवायु। तो समुद्र तल से अलग अलग ऊंचाइयां भी होती है, या फिर समुद्र तल के अलावा भी जो है वो जमीन से कितनी ऊंची क्षेत्र में आती है। उसके बाद धरातलीय संरचना किस प्रकार है? धरातलीय संरचना मतलब कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं पर आपकी नदियां होती है। तो धरातलीय संरचना भी अलग अलग प्रकार की है। भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति का मतलब हो गया कि जब हम कहते हैं किसी क्षेत्र का वो ज्योग्राफिकल स्टेट क्या है, ज्योग्राफी में वो है कहां पर, या फिर आप कह सकते हैं अक्षांशीय विस्तार भी कह सकते हैं, या देशांतरीय विस्तार भी कह सकते हैं कि वो अक्षांशीय विस्तार में वो कहां पर लाई करता है, भौगोलिक स्थिति उसकी कहां है। उसके बाद अगर कहते हैं सौर विकिरण, सूर्य से वो क्षेत्र कितना प्रभावित हो रहा है, सूर्य का डायरेक्ट इंपैक्ट है या इनडायरेक्ट इंपैक्ट है।
दूसरा, वर्षा की मात्रा, क्या वहां पर मानसूनी वर्षा हो रही है? वर्षा से वहां पर तात्पर्य ये होता है कि वर्षा की कितनी मात्रा औसतन वहां पर वार्षिक दर से होती है। अगर हम बात करें तो कहता है समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी का मतलब हो गया कि समुद्र तल से, समुद्र से कितनी दूरी पर अवस्थित है वो क्षेत्र, अक्षांशीय विस्तार पर निर्भर करता है। तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु जो है, आप लोग पॉइंट वाइज करके यहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, या किसी भी क्षेत्र की जलवायु का पता लगाने के लिए हमें किन किन चीजों के बारे में जानना होगा। जैसे उस क्षेत्र की ऊंचाई, एल्टीट्यूड क्या होनी चाहिए, धरातलीय संरचना क्या होना चाहिए, भौगोलिक स्थिति क्या होनी चाहिए, सौर विकिरण कैसा होना चाहिए, वर्षा की मात्रा क्या होनी चाहिए, उसके बाद साथ में समुद्र तट से उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, साथ में अक्षांशीय विस्तार क्या है उसका, इस पर उस क्षेत्र की जलवायु जो है वो निर्भर करती है। कहता है बिहार की जो जलवायु है, जब हम बात करते हैं बिहार की जलवायु की, तो बिहार को अगर आप इंडिया के मैप पर देखेंगे तो इंडिया में कहां पर है, इंडिया में कहां पर है, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था नॉर्थ वेस्ट साइड में, ठीक है। कहां पर है तो याद रखिएगा, ये अगर मेरा इंडिया है, यहां पर थोड़ा मैप गड़बड़ हो गया, छोड़िए मैप नहीं बना रहा मैं, ठीक है। कहता बिहार जो है आर्द्र ह्यूमिड, पश्चिम बंगाल, बिहार के पूर्व में क्या है तो पश्चिम बंगाल है, जहां की जलवायु कैसी है, आर्द्र जलवायु, क्योंकि समुद्र से उसकी निकटता ज्यादा है। बिहार जो है, बिहार अगर आप देखिएगा तो समुद्र से निकट है, 200 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर, 200 किलोमीटर वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन पश्चिम बंगाल उससे ज्यादा नजदीक हो जाता है, तो पश्चिम बंगाल समुद्र से ही इफेक्टेड होता है, तो वहां की जलवायु आर्द्र होती है, ह्यूमिड होती है। किधर है तो पूरब में है। उप आर्द्र, उप आर्द्र सब ह्यूमिड है, कौन, उत्तर प्रदेश जो है वो सब ह्यूमिड है। अब देखिए, एक तरफ ह्यूमिड है और एक तरफ सब ह्यूमिड है ना, मतलब एक तरफ आर्द्र जलवायु है पूरब में, दूसरी तरफ पश्चिम में क्या है, उप आर्द्र जलवायु। आर्द्र और उप आर्द्र जलवायु के बीच का क्षेत्र जो है वो क्या है आपका, बिहार का जलवायु निर्धारित करेगा। मतलब है इस दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन होगा, वही ट्रांजिशन जो है बिहार की जलवायु को निर्धारित करने में काम करता है। कहता है उत्तर प्रदेश कहां पे है, पश्चिम में है, इसके बीच जो है कौन स्थित है, बिहार अवस्थित है। कहता है इसीलिए जो है बिहार की जलवायु आर्द्र से उप आर्द्र या शुष्क जलवायु के बीच संक्रमण दर्शाती है, मतलब ट्रांजिशन दर्शाती है। ट्रांजिशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए इधर गर्म है और इधर ठंडा है, गर्म से ठंडे की ओर बढ़ने के क्रम में एक क्षेत्र ऐसा आता है, जैसे अभी मौसम देख लीजिए, गर्मी था अब ठंडा आने वाला है, ये गर्मी और ठंडा के बीच का एक ऐसा समय, जिस समय में ना ही गर्मी ज्यादा है ना ही ठंडा ज्यादा होता है, इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, संक्रमण काल कहते हैं। उसी प्रकार से जलवायु में भी होता है, जैसे कि आर्द्र है और उप आर्द्र है, इसके बीच का जो ट्रांजिशन वाला क्षेत्र है वो बिहार है ना। इसीलिए इसको क्या कहा, आर्द्र से उपाद्र या शुष्क जलवायु के बीच का जो है क्या, ये संक्रमण दर्शाती है, ट्रांजिशन दर्शाती है। मूलतः बिहार का पूर्वी भाग कमोबेश जो है आर्द्र प्रकृति का है। पूर्वी भाग जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र से सटा हुआ है वो कैसा है, आर्द्र प्रकृति का है। लेकिन पश्चिम भाग जो होगा पूर्व में आर्द्र प्रकृति का होगा, ह्यूमिड नेचर का होगा। लेकिन जब वो पश्चिम भाग में आ जाएगा तो पश्चिम भाग में कैसा होगा, उप आर्द्र होगा या शुष्क प्रकृति का होगा, उप आर्द्र या शुष्क प्रकृति का होगा। कहता है बिहार शीतोष्ण कटिबंध, अब यहां पर शीतोष्ण कटिबंध के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। मैं बताता हूं उपोष्ण कटिबंध क्या होता है, ठीक है। कहता है मानक वर्गीकरण के अनुसार इसकी जलवायु के प्रकार आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय CWA, याद रखिएगा CWA। कोपेनहेगन का जब वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण आप पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है, कुछ अक्षर, कुछ अंग्रेजी के अल्फाबेट से जलवायु को दर्शाने का एक मेथड अपनाया गया,
जो कि कोपेनहेगन साहब ने अपनाया था, तो उसी का यहां पर दर्शाने का तरीका है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, मतलब CWA। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं कि शीतोष्ण जो हमारा क्षेत्र है, जो बिहार है, वो कहां पर है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, चलिए, उप और उष्ण, मतलब ना ज्यादा उष्ण है ना ज्यादा ठंडा है। ठीक है, कहता है, देखिए बिहार की जलवायु की कुछ विशेषताएं भी है। अब विशेषताएं क्या होती है बिहार की जलवायु की, पहले तो देख लीजिए। ये देखिए, ये मैप है, मैप नहीं है, ये ग्लोब है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहां पर ध्यान से अगर आप देखिएगा तो इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। ये क्या है आपका? 0 डिग्री इक्वेटर, या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, या फिर इसी को आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, है ना। 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर, उत्तर ऊपर, नीचे दक्षिण, दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव, उत्तर में उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, ये है क्षेत्र का अक्षांशीय विस्तार। ये जो आप देख रहे हैं, जब अक्षांश के बीच का क्षेत्र जो होता है, ये अक्षांशीय विस्तार होता है। देश, कोई भी देश जब हम देखते हैं, उस देश में सनलाइट जो है वो कैसे पड़ रहा है, डायरेक्ट स्ट्राइक कर रहा है या कुछ एंगल पर स्ट्राइक कर रहा है, डायरेक्ट स्ट्राइक कर रहा है या फिर एंगल पर स्ट्राइक कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहां पर अगर आप देखते हैं तो 0 डिग्री से, 0 डिग्री इक्वेटर से आप किधर बढ़ रहे हैं? नॉर्थ की ओर बढ़ रहे हैं। कहां बढ़ रहे हैं? नॉर्थ, उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तर की ओर जब बढ़ेंगे तो यहां देखिएगा 8 डिग्री होगा। क्या होगा? 8 डिग्री, जहां से आपका कन्याकुमारी का भाग स्टार्ट हो जाता है। ये कहां तक जाता है? तो ऊपर 36 डिग्री के आसपास तक जाता है। ठीक है, अब इसी के बीच में 23 डिग्री आता है, 23 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसी तरह से 23.5 डिग्री साउथ। इसको कहते हैं आप लोग कर्क रेखा, कर्क रेखा, और इसी को कहते हैं मकर रेखा। अब देखिएगा, अगर हम बात करें सूर्य की स्थिति की, तो सूर्य की स्थिति जो होती है वो सदैव, सदैव हमेशा जो है वो इसी क्षेत्र के अंदर रहती। किसके अंदर रहती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ के और 23.5 डिग्री साउथ के बीच की स्थिति रहती। इससे ना 23.5 डिग्री से ऊपर जाएगा, ना ही 23.5 डिग्री साउथ से ये नीचे आएगा। मतलब है ये जो क्षेत्र होगा, ये जो क्षेत्र होगा, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका उष्ण कटिबंध। क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंध। तो भारत जो है, भारत का कुछ भाग जो है, आधा भाग से ज्यादा, लगभग मान के चलिए आधा भाग से ज्यादा, क्या, जिस क्षेत्र से 8 राज्यों से होकर जो गुजरती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, उतना भाग जो जो भी नीचे है वो सारा का सारा किस में आता है? उष्ण कटिबंध में आता है, जिसको कहते हैं हम लोग टॉरिड जोन। इसके बाद जो जोन होता है वो नॉर्थ टेम्पर्ड जोन, और नीचे साउथ टेम्पर्ड जोन होता है, जिसको कि उपोष्ण कटिबंध क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंध, उप उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, और इसी उपोष्ण कटिबंध में क्या है आपका? 23.5 डिग्री से ऊपर, जब हम 23.5 डिग्री से ऊपर बढ़ेंगे, 23.5 डिग्री ये कहां है? झारखंड, झारखंड के पास है ना, झारखंड से होके कर्क रेखा जाती है। तो उसी से थोड़ा सा ऊपर आपका बिहार है। मतलब क्या कह सकते हैं? 24 डिग्री से स्टार्ट हुआ। कितने डिग्री से हुआ? 24 डिग्री से स्टार्ट हुआ। इसका मतलब है कि हमें गर्मी भी महसूस होगी और हमें ठंड भी महसूस होगी। ठीक है, मतलब अब हिमालय की भी स्थिति हम देख लेते हैं। हिमालय भी है ना, तो हिमालय की स्थिति के कारण भी बिहार के टेम्परेचर, बिहार के क्लाइमेट
बिहार की जो जलवायु है उसको प्रभावित करता है। और बिहार की अपनी भौगोलिक बनावट जो है वो भी बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि जो क्षेत्र है बिहार का, वो क्षेत्र कर्क रेखा से किधर है? तो याद रखिएगा, ये कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा से ऊपर है, मतलब कर्क रेखा के नॉर्थ में। कहां पर है? कर्क रेखा के नॉर्थ में। इसीलिए इसे क्या कहा गया? उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध। अब उपोष्ण कटिबंध इसको कह दिया किसको? बिहार को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बिहार की जलवायु की कुछ विशेषताएं हैं। बिहार में, हाँ देख लेते हैं, बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? तो मध्य जून से हो जाता है। कब होता है? मध्य जून से आगमन हो जाता है और दिसंबर और जनवरी में झंझावात वर्षा होती है, मतलब झिलमिल झिलमिल। कब? दिसंबर और जनवरी के समय में बारिश होती है, झिलमिल वाली। कहता है बिहार में औसत वार्षिक वर्षा जो है 35 सेंटीमीटर होती है, सर्वाधिक वर्षा 160 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। याद रखिएगा, बिहार में औसत वर्षा, जो औसत वार्षिक वर्षा होता है वो 35 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर हम एवरेज सर्वाधिक वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो 160 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होता है, जो कि किशनगंज क्षेत्र में होता है। कहता बिहार की जो जलवायु है, बिहार की जलवायु मानसूनी है। कैसी है? मानसून के द्वारा प्रभावित होती है। अब इस मानसून के द्वारा प्रभावित होती है और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। क्या कहते हैं? देखिए समझिएगा चीजों को, मानसून से भी प्रभावित हो रहा है। बिहार की जलवायु जो है वो मानसून से भी प्रभावित हो रहा है, और मानसून से प्रभावित होने के साथ साथ ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी आता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया? संशोधित उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बिहार की जलवायु को संशोधित उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, या मॉडिफाइड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। याद रखिएगा, मॉडिफाइड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। चलिए अगला क्या है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण। देखिएगा, जलवायु के वर्गीकरण में कई लोग आए, कोपेन आए, थानवाट आए, तिवार्थी आए, है ना। ये 3 लोग आए जिन्होंने कि कुछ अंग्रेजी के अल्फाबेट को क्रमवार सजाकर, जैसे अलग अलग कटिबंधों को अलग अलग अल्फाबेट में दर्शाकर, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, इन सब क्षेत्रों को ए बी सी डी ई 5 वर्गीकरण, कोपेनहेगन की अगर हम बात करें तो 5 अल्फाबेट से वर्गीकरण किया है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई। उसके बाद एफ, डब्ल्यू, सी, इसी तरह से जो है जी, ऐसे ही छोटे अल्फाबेट से भी दर्शाया है। तो ये जो देख रहे हैं हम, ये जलवायु कटिबंधियों का वर्गीकरण होता है, और इसका उपवर्ग जो होता है छोटे अल्फाबेट से दर्शाया जाता है। फिलहाल अभी विशेषकर मैं ये नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि इसके लिए लंबा क्लास की जरूरत होगी। तो इसके लिए अभी जो है मैं क्या कहूं, मैं लंबा वीडियो के लिए अभी तैयार नहीं हूं कि मैं लंबा वीडियो आप लोगों को दूं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। मैं बात करूंगा कि जो जलवायु का वर्गीकरण है किस प्रकार से होता है। ये AW, CW, AW, CWG, AW क्या है, तो ये मैं बात करूंगा आगे चल के किसी वीडियो में, मैं बताऊंगा कि क्या ये वर्गीकरण होता है। तो फिलहाल समझिए, कोपेनहेगन साहब, कोपेनहेगन, दूसरा थानवाट और तिवर्थी, 3 लोगों का जलवायु का वर्गीकरण में कुछ योगदान रहा है, जिन्होंने जलवायु को कुछ अंग्रेजी के अल्फाबेट से दर्शाने का प्रयास किया है। तो कहता है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किसमें आता है? CWG और AW विभाग में आता है। याद कर लीजिए सीधा कि बिहार की जलवायु कोपेनहेगन के वर्गीकरण के अनुसार CWG और AW भाग में, अधिकांश भाग CW, याद रखिएगा, अधिकांश भाग CWG और छोटा सा भाग AW विभाग में
आता है। इसमें मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। देखिए CWA, एक CWA, ओके, ये है CWA और AW। ये देखिए वर्थी का क्लासिफिकेशन है। देखिए यहां पे AW का मतलब ट्रॉपिकल, सवाना, हॉट, सीजनली ड्राई, यूजुअली विंटर। CWA सब ट्रॉपिकल, मानसून में, माइल्ड एंड ड्राई विंटर, हॉट समर। ये वर्गीकरण है। मैं बताऊंगा कि सब अल्फाबेट का मतलब भी मैं बताऊंगा। यहां पर देख लीजिए, ये जो बहुत बड़ा भाग है, ये बहुत बड़ा भाग किसके अंदर आया है? किसके अंदर है? तो ये CWA किसके अंदर है? सब ट्रॉपिकल मानसून के अंदर है। उसके बाद ये जो छोटा वाला भाग आप देख रहे हैं, ये छोटा वाला भाग जो आप देख रहे हैं, ये AW के अंदर आता है, ट्रॉपिकल सवाना के अंतर्गत आता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके कि AW CWA क्या होता है। बस इतना समझ लीजिए अभी कि ये जलवायु का वर्गीकरण का मेथड है जो 3 लोगों ने इसे अपनाया। ठीक है। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग क्या है? CWG AW। ये कई बार पूछा गया है, आज सवाल है, ये प्रश्न में बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। कहता है थानवाट के अनुसार क्या है? CA-W। और तिवर्थी के अनुसार क्या है? CAW या CWA और AW। ठीक है, तो ये याद कर लेना है कि कोपन के अनुसार क्या है, तिवर्थी के अनुसार क्या है, थानवाट के अनुसार क्या है। कहता है बिहार में नार्वेस्टर या चक्रवाती तूफान, तूफान होगा। याद रखिएगा कि बिहार में जो है नार्वेस्टर, नार्वेस्टर मतलब तूफान, चक्रवाती तूफान जिसको कहते हैं, है ना, मतलब कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बनने के कारण जो तूफान उत्पन्न होता है। अब ये कब हो रहा है? तो मई से जून। मई से जून में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा कि क्या होता है कि मान लीजिए ये एक कोई क्षेत्र है, क्योंकि देखिएगा कि गर्मी पड़ने वाली है मई जून के समय में। यहां पर जो ठंडी हवाएं हैं, वो ठंडी हवाएं गर्म हुई और हवा में ऊपर की ओर उठी, ऊपर की ओर उठी। उठने के बाद ये जगह जो है वैकेंट हो गया, मतलब यहां पर लो प्रेशर का क्षेत्र बन गया। और कहीं पर जो है बगल में आपके 200 किलोमीटर दूरी पर क्या है? बे ऑफ बंगाल है। यहां पर हवाएं जो है ठंडी है और भारी है, तो ये नीचे है। ये इस जगह पर, यहां पर मतलब क्या हो गया? हाई प्रेशर का क्षेत्र है और यहां से हवाएं जो है इस ओर बहने लगी। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? चक्रवात कह सकते हैं। हाई प्रेशर और लो प्रेशर के क्षेत्र के बनने के कारण जो हवाएं चलती है उसे नार्वेस्टर या चक्रवाती तूफान कहती है। तो कहता है बिहार में नार्वेस्टर या चक्रवाती तूफान, याद रखिएगा यहां पे तूफान है, तूफान नहीं है। मई गई नहीं, मई से जून के महीने में आता है। कब आता है? मई से जून के महीने में आता है। कहता है जिसे पूर्वी बिहार में अधिकांश वर्षा होती है। कहां पे होती है? पूर्वी बिहार। अब पूर्वी बिहार, तो पूर्वी बिहार अगर हमने कहा तो कौन सा क्षेत्र आएगा? पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र आएगा, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, है ना, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो क्या कहा हमने? तो वे ऑफ बंगाल से आएगा, क्योंकि वहां इधर गर्मी पड़ रहा है, तो गर्मी पड़ा तो हल्का हुआ तो उठा, उधर से पानी वाला हवा आया तो क्या हुआ? अधिक वर्षा करवा दिया पूर्वी बिहार में। पूर्वी बिहार मतलब पूर्णिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार वाले क्षेत्रों में। कहता जनवरी माह बिहार का सर्वाधिक ठंडा वाला महीना होता है। जनवरी वाला जो महीना होता है बिहार का सबसे अधिक ठंडा वाला महीना होता है। इस दिन में मैदानी भागों का तापमान जो है 7.5 डिग्री से 10-10.5 डिग्री तक चला जाता है। मतलब बिहार का जो एवरेज टेम्परेचर है, आप मान के चलिए तो 8 से 9 डिग्री टेम्परेचर जो होता है यहाँ का मिनिमम एवरेज टेम्परेचर है। और सबसे अधिक ठंड जो है वो जलवायु जनवरी माह में पड़ता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहां देखिए ये कोपेनहेगन का है, वर्गीकरण है, ग्रुप उन्होंने जो बनाया था। ए ग्रुप का मतलब हो गया ट्रॉपिकल, बी मतलब ड्राई क्लाइमेट, सी मतलब वार्म टेम्परेचर, डी मतलब कोल्ड स्नो फॉरेस्ट फ्रोस्ट क्लाइमेट्स, ई कोल्ड क्लाइमेट्स, एच हाईलैंड।
ये अलग अलग वर्गीकरण इन्होंने किया था, इसी को CWA CWG ऐसे करके इसका सब डिवीजन हुआ था। तो इसको बताने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, तो इसको हम लोग इसकी बात हम लोग कर लेंगे। यही पॉइंट मेंशन है, बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कहां पर है? उत्तर में स्थित है। किसके? कर्क रेखा के नॉर्थ में अवस्थित है। इसके पश्चिम भाग में आर्द्र और पूर्वी भाग में आर्द्र शुष्क जलवायु पाई जाती है। इसीलिए बिहार की जलवायु जो है वो बीच का ट्रांजिशन दर्शाता है, बीच का बदलाव की स्थिति को दर्शाता है। बिहार की जलवायु मानसूनी भी है। कैसी है? मानसूनी। इसीलिए हमने क्या कहा था? संशोधित उपोष्ण कटिबंधीय। यहाँ की जलवायु में महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं। याद रखिएगा, बिहार की जो जलवायु है इसमें महाद्वीपीय, कैसी? महाद्वीपीय जलवायु के भी लक्षण पाए जाते हैं। किंतु वर्षा के समय, जब बारिश का सीजन आता है, मानसून का सीजन आता है, समय में पर्याप्त नमी होने के कारण इसे संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जलवायु के दृष्टिकोण से जो वर्गीकरण है, ऋतुओं का वर्गीकरण है, कितने प्रकार से, मतलब बिहार में कितनी प्रकार की ऋतुएं होती है। याद रखिएगा, 3 प्रकार की ऋतुएं होती है। एक ग्रीष्म ऋतु होता है, दूसरा वर्षा ऋतु, तीसरा शीत ऋतु। बिहार में मुख्यतः जो है वो ऋतुओं को 3 भागों में डिवाइड किया गया है या वर्गीकृत किया गया है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का अगर हम काल की बात करें तो मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु रहता है। मार्च से मध्य जून तक क्या रहता है? ग्रीष्म ऋतु रहता है। उसके बाद अगर हम वर्षा ऋतु की बात करें तो मध्य जून से प्रारंभ होगा और मध्य अक्टूबर तक चलेगा। कहां तक? मध्य अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो मध्य अक्टूबर से स्टार्ट होगा और फरवरी तक जो है ठंडा समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो देख रहे हैं आप, ये अब कहिएगा कि सर फरवरी लास्ट कर देता है, मार्च के मिड तक जाता है ना। अब कहिएगा कि अक्टूबर, मध्य अक्टूबर में ठंडा कहां आता है? अभी तो ट्रांजिशन वाला क्षेत्र चल रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा विषय है जिस कारण से जलवायु प्रभावित हो रही है। आप जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल डाटा है, लेकिन जलवायु को प्रभावित करने वाला एक और कारक होता है जो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। जलवायु के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस है, लॉन्ग टर्म का एवरेज है। जब लंबे समय तक मौसमों का एवरेज लिया जाता है, औसत निकाला जाता है, इसी को उस क्षेत्र की जलवायु निर्धारित की जाती है। तो बिहार की जलवायु तो निर्धारित हो गई, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, पूरे विश्व की जलवायु जो है अभी क्या है? अफरा तफरी मची हुई है ना। पूरी जलवायु जो है वो अस्त व्यस्त हो गई। अब बात करते हैं हम लोग ग्रीष्म ऋतु की, गर्मी के मौसम की बात करते हैं। मार्च से मध्य जून तक की बात करते हैं। कहता है बिहार में ग्रीष्म ऋतु जो है मुख्य रूप से मार्च से मध्य जून तक रहता है। मार्च से मध्य जून तक रहता है। मार्च के महीने में सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने से तापमान में वृद्धि होती है। अब यहां पर एक स्थिति आई, उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति। अब ये उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति क्या होती है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक ग्लोब है, 0 डिग्री इक्वेटर है। क्या है ये? 0 डिग्री इक्वेटर है। अब इस 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर में 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री को हमने क्या कहा? कर्क रेखा। कर्क रेखा। और इसको हमने क्या कहा? मकर रेखा। देखिएगा, कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य सीधे प्रकाश डालती है। 21 जून को कर्क रेखा पर जो है सूर्य सीधे प्रकाश डालती है। क्या कहा था? मार्च से मध्य जून तक रहता है। तो क्या होता है कि जब सूर्य की सीधी किरणें जो है भूमध्य रेखा पर होती है, दिन और रात बराबर होता है। तो यहां से सूर्य एक बार टर्न करता है, 3 महीने के लिए इधर आता है, 3 महीने के लिए इधर आता है। और यही आने वाली स्थिति, जो कर्क रेखा की ओर आने वाली स्थिति होती है, इसी को क्या कह देता है? उत्तरायण कह देता है। भूमध्य रेखा से सूर्य जो है उसकी स्थिति कर्क रेखा की ओर जब बढ़ती है तो इसी को क्या कह देता है? उत्तरायण कह देता है। और जब दक्षिण की ओर बढ़ेगा, कहां से? 0 डिग्री इक्वेटर से, तो इसी को दक्षिणायन की स्थिति कह देता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जब उत्तरायण होता है
21 जून मध्य जून तक लेगा, है ना। उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगता है, मार्च से मध्य जून तक रहता है, और उत्तरायण होने के कारण जो है टेम्परेचर में वृद्धि होती है। कहता है वायु दाब कम होने लगता है। ऑब्वियस है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, सूर्य की गर्मी बढ़ेगी, तो वहां की जो ठंडी हवाएं हैं वो गर्म होगी और ऊपर उठेगी। जैसे ही ऊपर उठेगा तो क्या बनेगा, वायुदाब कम, मतलब लो प्रेशर बन जाएगा। क्या बनेगा, लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा। मई में भीषण गर्मी पड़ने लगती है, मई में भीषण बहुत तेज गर्मी पड़ने लगती है, किंतु जून माह में तापमान तथा आर्द्रता अधिक होने से भारी उमस और गर्मी पड़ती है। उमस भी हो जाता है और गर्मी भी हो जाता है ना। कहता है ग्रीष्म ऋतु में गर्म तथा शुष्क हवाएं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लू, पछुआ हवा, क्या कहते हैं, लू चलने से राज्य के पश्चिमी मैदान भागों का तापमान अधिक बढ़ जाता है। कहां बढ़ता है, अब याद रखिएगा बिहार में जो आपका नॉर्थ वाला भाग, नॉर्थ बिहार है और साउथ बिहार। साउथ बिहार पहाड़ से पठार से बना हुआ है, नॉर्थ बिहार जो टोटली लगभग मैदान से ही बना हुआ है, मतलब गंगा के जलोढ़ से बना हुआ है, नदियों के जलोढ़ से बना हुआ है। तो कहता है पश्चिमी तथा मैदानी भागों का जो तापमान, जो पश्चिम वाला भाग है ना, उस क्षेत्र में देखिएगा कि बहुत तेजी से तापमान बढ़ने लगता है। कहता है यहां दोपहर के बाद धूल भरी आंधियां चलने लगती है। कैसी आंधियां चलती है, धूल भरी आंधियां चलती है, जिसकी जो स्पीड होती है लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगती है, मतलब हमेशा चलती रहती है लगभग। बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो गया है। बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो गया है, जहां पर तापमान लगभग 47 से 49 डिग्री तक लगभग पहुंच जाता है। याद रखिएगा बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो गया जी है, जिसका कि तापमान जो है 47 डिग्री से 49 डिग्री मैक्सिमम पहुंच जाता है, और सबसे ठंडा भी वही है। अब आता है वर्षा की बात। कहता है बिहार में वर्षा ऋतु का आगमन जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, जो केरल तट पर टकराती है, केरल तट पर टकराने वाली जो साउथ वेस्ट मानसून है, उससे बिहार में मानसूनी वर्षा होती है। तो कहता है बिहार में वर्षा ऋतु का आगमन जो है दक्षिण पश्चिमी साउथ वेस्ट मानसून द्वारा होता है। बिहार में वर्षा जो है पूर्वी क्षेत्र में 8 जून को ही प्रवेश कर जाता है, 8 जून, एवं पश्चिमी क्षेत्र में 15 जून तक से आरंभ हो जाता है। मतलब पूर्वी क्षेत्र मतलब क्या हुआ, किशनगंज में सबसे पहले बिहार में अगर वर्षा कहीं प्रारंभ होती है वो किशनगंज में प्रारंभ होती है। इसका मतलब है किशनगंज पूर्वी क्षेत्र से बारिश शुरू हुआ, अब कहां तक जाएगा, तो गोपालगंज वाला जो बेल्ट आ गया, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, ये जो बेल्ट है, ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर 15 जून तक ये शुरू हो। तो कितना दिन का डिफरेंस है, 7 दिन का डिफरेंस है मात्र। ठीक है, कहता है बिहार में दक्षिणी पश्चिमी साउथ वेस्ट मानसून का प्रभाव अक्टूबर तक रहता है। कब तक रहता है, अक्टूबर तक रहता है। जो साउथ वेस्ट मानसून है उसका प्रभाव बिहार में अक्टूबर तक रहता है, इसलिए राज्य में मध्य जून से अक्टूबर तक का काल जो है किसमें रखा गया है, वर्षा ऋतु या मानसून का काल में रखा गया। याद रखिएगा मानसून का काल या वर्षा ऋतु का काल बिहार में कब से है, तो जून से लेकर, मध्य जून से लेकर अक्टूबर तक। ठीक है, कहता है जुलाई के महीने में बिहार के मैदानी भागों का औसत तापमान लगभग 34 डिग्री तक रहता है। कितना, लगभग 34 से 35 डिग्री तक रहता है। और बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो तूफान से निम्न दाब के कारण मैदानी क्षेत्रों में औसत तापमान 30 डिग्री तक रहता है। ठीक है, वैसे तो तापमान कितना है, 34 से 35 डिग्री, लेकिन जब निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा तो बंगाल की खाड़ी से ठंडी हवाएं आएगी और उससे तापमान जो है कुछ डिग्री कम हो जाता है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा 205 सेंटीमीटर कहां होता है, किशनगंज जिले। जिस जिले से मानसून प्रवेश करती है बिहार में, उसी क्षेत्र में सबसे पहले याद रखिएगा किशनगंज में वर्षा का प्रारंभ होता है। तो सबसे अधिक वर्षा कहां हो रही है, किशनगंज में हो रही है। और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में 101 सेंटीमीटर। कहां पे, औरंगाबाद जिले में सबसे कम वर्षा होती है 101 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं
शीत ऋतु की। अब जो आने वाला ऋतु है उसके बारे में बात करते हैं। कहता है बिहार में शीत ऋतु का प्रारंभ कब से? अक्टूबर से होकर फरवरी तक। याद रखिएगा, बिहार में शीत ऋतु कब से शुरू होता है? अक्टूबर के बाद से, मतलब अक्टूबर तक तो लगभग वर्षा ऋतु ही हो जाता है, उससे लेकर फरवरी तक का मौसम जो है वो शीत ऋतु में आता है। मध्य अक्टूबर में मानसून के लौटने के बाद भी वायु में ह्यूमिडिटी अधिक रहती है। ये लौटता हुआ जो मानसून होता है उस कारण से भी ह्यूमिडिटी रहती है। बिहार में सबसे अधिक ठंड कब पड़ता है? तो मिड दिसंबर से जनवरी तक। अब ऐसा नहीं कहिएगा कि सर दिसंबर नहीं, जनवरी से शुरू होता है भयंकर ठंडा। मैंने बताया ना, ये जो डाटा है ये बहुत लंबे समय को एनालिसिस करके बनाया गया है ना। बहुत लंबे समय के मौसम को जब पढ़ा गया, जब उसकी स्टडी की गई, तब यहाँ की जलवायु निर्धारित की गई। तो अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ की जलवायु भी प्रभावित हो रही है। यहाँ की ही नहीं बल्कि विश्व की हर स्थान की जलवायु जो है वो प्रभावित होती है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। कहता है शीत ऋतु में बंगाल की खाड़ी से तूफानी मौसमी दशाएं विकसित होने के कारण 3 या 4 बार पर्याप्त वर्षा होती है। शीत ऋतु में भी वर्षा होता है तो कहां से आता है? तो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र से जो है तूफानी मौसम, तूफानी वर्षाएं आती है, जिसके फलस्वरूप आकाश में बादल छाए रहते हैं एवं वर्षा के कारण दिन का तापमान कम हो जाता है, जिससे ठंड अधिक बढ़ जाती है। कहता है ना, ठंडा आने से पहले वर्षा हो जाता है, जिसमें ठंड बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। बिहार में शीत ऋतु में जनवरी माह में मैदानी क्षेत्र में तापमान जो होता है वो 7.5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच होता है। कितना होता है? 7.5 से 10, 10.5 डिग्री के बीच में तापमान होता है। एवरेज तापमान की अगर हम बात करें तो 8 से 9 डिग्री तक एवरेज टेम्परेचर होता है बिहार में शीतकाल में। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो कहता है बिहार में शीत ऋतु का जो औसत तापमान है वो कितना रहता है? 16 डिग्री तक रहता है। कितना रहता है? 16 डिग्री तक रहता है, जबकि जनवरी माह में न्यूनतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। कब? जनवरी में। ठीक है, और सबसे अधिक जो ठंडा होता है वो लगभग जो है आपके गया में ही, सबसे अधिक गर्मी भी गया में और सबसे अधिक ठंड क्षेत्र गया ही होता है। कहता है बिहार में उत्तर के पर्वतीय तराई या दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में पाला पड़ता है। क्या पड़ता है? पाला पड़ता है। देखिएगा आलू खराब हो जाता है उस क्षेत्र में। क्या होता है कि पाला पड़ता है, जिसके कारण फसलों को अधिक हानि पहुंचती है। कब? उत्तर के पर्वतीय तराई क्षेत्र। कौन सा? देखिए ध्यान से समझिए इसको। बिहार में उत्तर के पर्वतीय तराई, उत्तर का पर्वतीय तराई क्षेत्र कौन सा आ गया? जो ऊपर वाला बेल्ट है ना, ऊपर वाला जो सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा ये सब वाला जो क्षेत्र है, और दक्षिण के पठारी क्षेत्र औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, है ना, ये सब क्षेत्र में क्या पड़ता है? पाला पड़ता है, जिसको फ्रॉस्ट कहते हैं, जिस कारण से फसलों को जो है, वहां की जो फसलें होती है उस समय की, उसमें बहुत भारी नुकसान होता है। ठीक है, तो ये था बिहार की जलवायु। मतलब आज हमने बिहार की जलवायु के बारे में आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको लग रहा है कि अभी तक आप समझ पा रहे हैं इस चीजों को, तो नीचे में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही जल्दी हम लोग 1K को टच करेंगे। साथ ही साथ आपका अगर कोई सुझाव हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं। लाइक से आप हमारा एप्रिसिएशन कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक भेज सकते हैं। तब तक इस वीडियो को देखिए, मजे कीजिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।